फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी पे मनोविज्ञान के संप्रदाय। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी तब सामने आया जब 19वीं सेंचुरी का अंत हो रहा था और 20वीं सेंचुरी स्टार्ट हो रहा था। उस टाइम पे साइकोलॉजी फिलॉसफी से अलग होने की प्रोसेस में था। तो एसओपी क्या है? स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु फॉलो अ सिमिलर आइडियोलॉजी एंड मेथड्स फॉर द स्टडी ऑफ साइकोलॉजी। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से मतलब है लोगों से मतलब है मनोवैज्ञानिकों का ऐसा समूह जो एक जैसे थॉट्स या मेथड्स को फॉलो करते हैं। इनमें कुछ स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी जो हैं वो हैं स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म, गेस्टाल्टिज्म, साइकोएनालिसिस, ह्यूमनिस्टिक, और भी हैं इसमें जैसे कॉग्निटिव हो गया, कंस्ट्रक्टिविस्ट हो गया। ठीक है, तो चलिए हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म को हिंदी में संरचनावाद कहते हैं। तो फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म जो हैं वो हैं विल्हेम वुंट। विल्हेम वुंट ने मन को ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टडी करने के लिए 1879 में लिप्जिंग में वर्ल्ड के जो है फर्स्ट साइकोलॉजी की लैब इस्टेब्लिश की। ठीक है, और इसमें जो इन्होंने मेथड यूज़ किया वो था इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इंट्रोस्पेक्शन मेथड जो है सबसे साइकोलॉजी का सबसे पुराना मेथड है। इंट्रोस्पेक्शन में जो व्यक्ति है वो खुद के विचारों का या व्यवहार का अध्ययन करता है। जैसा कि इंट्रोस्पेक्शन में जो है व्यक्ति जो है स्वयं का अवलोकन करता है, तो जो पर्सन है, एक पर्सन का जो रिजल्ट आएगा वो दूसरे पर्सन के रिजल्ट से वेरी करेगा। मीन्स फर्स्ट पर्सन का जो रिजल्ट है वो सेकंड पर्सन पे एप्लीकेबल नहीं हो सकता है। इसलिए इसमें जो है ऑब्जेक्टिविटी की कमी है, और इसकी वजह से इसमें जो है जैसे ऑब्जेक्टिविटी हो गया, रिलायबिलिटी हो गया, वैलिडिटी के कमी के कारण स्ट्रक्चरलिज्म के जो रिजल्ट हैं उनकी प्रामाणिकता सिद्ध नहीं हो पाती है। इसलिए इस मेथड को जो है बहुत कम यूज़ किया जाता है। स्ट्रक्चरलिज्म को फॉलो करने वाले और भी मनोवैज्ञानिक थे जो हैं एडवर्ड टिचनर, वॉशबर्न, ये सभी। तो थ्योरी ऑफ कॉन्शियसनेस that seeks to analyze the elements of mental experiences such as sensation, mental images and feelings, and how these elements combine to form more complex experiences. तो जो स्ट्रक्चरलिज्म है वो थ्योरी ऑफ कॉन्शियसनेस है। थ्योरी ऑफ कॉन्शियसनेस में चेतना का सिद्धांत है। इसमें जो है एनालाइज किया जाता है मेंटल एक्सपीरियंस के एलिमेंट्स को, जैसे सेंसेशन हो गया, मेंटल इमेजेस हो गया या फीलिंग्स हो गया, इनको एनालाइज किया जाता है और कैसे ये जो छोटे छोटे जो एलिमेंट्स है कैसे एक साथ मिलके जो है एक कॉम्प्लेक्स एक्सपीरियंस बनाते हैं, इस सब का स्ट्रक्चरलिज्म में अध्ययन किया जाता है। लेकिन जो है स्ट्रक्चरलिज्म ने प्रोसेस की बजाय जो है वो स्ट्रक्चर पे ज़्यादा ध्यान दिया, जो इनकी सबसे बड़ी कमी थी। नेक्स्ट है हमारा फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म को हिंदी में प्रकार्यवाद कहते हैं। तो फंक्शनलिज्म के जो फादर हैं वो हैं विलियम जेम्स। विलियम जेम्स जो थे वो डार्विन के थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन से प्रभावित थे तथा इनसे प्रभावित होकर इन्होंने फंक्शनलिज्म में कार्य किया था। इनका जो फोकस था वो था ऑन हाउ माइंड फंक्शन टू हेल्प ह्यूमन बींग्स अडेप्ट टू दियर एनवायरमेंट। कैसे जो है माइंड फंक्शन करता है और ह्यूमन बींग की मदद करता है अपने एनवायरमेंट पे एडजस्ट करने के लिए। कुछ और ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जो फंक्शनलिज्म से प्रभावित थे और उनको फॉलो करते थे। वो थे जॉन डीवी, जे.एन. कैटल, एल थॉर्नडाइक, आर.एस. वुडवर्थ। फंक्शनलिज्म जो है वो एम्फसाइज्ड ऑन द फंक्शनलिटीज ऑफ कंटेंट ऑफ करिकुलम, टीचिंग मेथड्स एंड मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन प्रोसेसेस। फंक्शनलिज्म ने जो है विषय वस्तु की शिक्षण विधियाँ और मापन और मूल्यांकन की प्रक्रिया पे ज़्यादा बल दिया था, और इन्होंने जो है क्वेश्चनायर, मेंटल टेस्ट एंड शेड्यूल को भी इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म को हिंदी में व्यवहारवाद कहते हैं। बिहेवियरिज्म जो है वो 20वीं शताब्दी में जो है मनोविज्ञान के जो स्कूल ऑफ बिहेवियरिज्म है उसका विकास हुआ था, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट के एक समूह ने मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया था। ठीक है, तो उस टाइम पे जो है जॉन बी वॉटसन जो है वो उनके मेन प्रवर्तक थे। तो फादर ऑफ बिहेवियरिज्म जो है वो जॉन डब्ल्यू वॉटसन हैं। इन्होंने जो फोकस किया था वो मेजरेबल एंड ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे किया था, कि जिन्हें हम माप सकते हैं और अवलोकन कर सकते हैं।
कुछ और ऐसे बिहेवियरिज्म साइकोलॉजिस्ट थे जो हैं B.F. स्किनर, क्लार्क, हल, एडवर्ड टॉलमैन और भी ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे। तो जॉन लॉके जो हैं वो कहते हैं कि माइंड ऑफ अ चाइल्ड इज़ टेबला रासा, मतलब जो बच्चे का जो माइंड है वो खाली स्लेट की तरह है। खाली स्लेट क्यों कहा है उन्होंने? खाली स्लेट इसलिए कहा है, उन्होंने कहा है कि आप जैसा बनाना चाहेंगे बच्चे को आप वैसा बना सकते हैं, जो भी लिखना चाहेंगे आप उस मतलब जो आप शिक्षा देंगे बच्चा वैसा ही बनेगा। ऐसे ही एक डेफिनेशन है जो दी है वॉटसन ने। वॉटसन कहते हैं, गिव मी अ डजन हेल्थी इन्फेंट्स वेल फॉर्म्ड एंड माई ओन स्पेसिफाइड वर्ल्ड टू ब्रिंग दैम अप इन एंड I'll guarantee to take anyone at random and train him to become any type of specialist. I might select doctor, lawyer, artist, merchant, chief, and yes, even beggarman and thief, regardless of his talents, pensions, tendency, abilities, vocations, and race of his ancestors. आप मुझे डज़न हेल्थी शिशु दे दीजिए और मैं उन्हें अपने इन्वायरमेंट में रख के अपने हिसाब से बड़ा करूँगा और आप जैसा चाहते हैं मैं उन्हें वैसा बना दूँगा, चाहे वो डॉक्टर हो, लॉयर हो, आर्टिस्ट हो या फिर बैगर हो या फिर कोई थीफ हो। बिना मतलब उनके टैलेंट को साइड में रख के, मतलब उनके टैलेंट के हिसाब से, मतलब बिना उनके टैलेंट की, चाहे उनका टैलेंट हो या ना हो, फिर भी मैं उन्हें ये सब कुछ बना सकता हूँ, ये सब कुछ बना सकता हूँ। तो इन्होंने जो है कम्प्लीटली रिजेक्टेड द रोल ऑफ इनहेरिटेंस इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड ओनली एक्सेप्टेड द इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट। इन्होंने जो है जो जो बिहेवियरिज्म है, इन्होंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की प्रोसेस को, इनहेरिटेंस की जो रोल है उसको नकार दिया है कि उसमें इनहेरिटेंस का कोई रोल नहीं होता ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, केवल जो है एनवायरनमेंट उसमें मेन रोल प्ले करता है, इनका ये कहना था। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो इसके हैं लर्निंग, मोटिवेशन एंड रीइंफोर्समेंट। इसमें जो व्यवहारवादी हैं उनकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं, उन्होंने अधिगम, अभिप्रेरणा और पुनर्बलन पर ज़्यादा जोर दिया है। तो नेक्स्ट है हमारा गेस्टाल्टिज्म। गेस्टाल्टिज्म को हिंदी में समग्रवाद कहते हैं। तो जो गेस्टाल्ट है वो जर्मन वर्ड है, इसका मतलब होता है पैटर्न या फिर ऑर्गेनाइज्ड होल। जो फादर ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी हैं वो हैं मैक्स वेदरमैन, और भी जो ऐसे गेस्टाल्टिज्म साइकोलॉजिस्ट हैं वो हैं कोलर, कॉफका, कर्ट लेविन। तो इनका जो फोकस है वो है इनसाइट लर्निंग में, अंतर्दृष्टि अधिगम में। और जो एरिस्टोटल है उन्होंने एक डेफिनेशन दी है गेस्टाल्टिज्म को लेकर, उन्होंने कहा है द होल इज़ ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। मतलब जो होल है मीन्स जो पूरा आकार है वो ज़्यादा ज़रूरी है बजाय सम ऑफ इट्स पार्ट के, मतलब उसके कुछ पार्ट्स के बजाय जो पूरा एलिमेंट है वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो इंसाइट जो है, इंसाइट रिकॉग्नाइजिंग द यूनिक रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन बिटवीन दियर वेरियस कंपोनेंट्स व्हेन लुकिंग एट द प्रॉब्लम एज अ होल। जो गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक हैं उनके अनुसार जो है कि प्राणी जो है अपने किसी भी प्रॉब्लम को या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है होल के रूप में देखता है, पूरा समग्र रूप में देखता है, ना कि उसके छोटे छोटे एलिमेंट्स के रूप में। गेस्टाल्टिज्म जो है फोकस करता है परसेप्शन में। इसमें जो है हम किसी भी प्रॉब्लम को जो है माइंड में जो है अनुमान लगा लेते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा सॉल्व होगा। कोई भी प्रॉब्लम है जैसे गेस्टाल्टिज्म वालों का एक फेमस एग्जांपल है जिन्होंने इन्होंने जो चिंपैंजी पे किया था। इन्होंने चिंपैंजी को एक बॉक्स के अंदर रखा था और बॉक्स के जो सबसे ऊपर टॉप पे केले लटका दिए थे और उन्हें इतना ऊंचा था कि चिंपैंजी का वहाँ पहुँचना मुश्किल था, और इन्होंने जो है बॉक्सेस रखे हुए थे उस पिंजड़े में, और पिंजड़े के फिर चिंपैंजी ने अपने इनसाइट लर्निंग से जो है उस केलों को बॉक्सेस की मदद से तोड़ लिया था। तो इन्होंने ऐसे ही फोकस किया है परसेप्शन पे कि कैसा जो है माइंड अनुमान लगाता है, थिंक करता है, और इन्होंने थिंकिंग, क्रिएटिविटी, ये इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन किया है इस गेस्टाल्टिज्म में। नेक्स्ट है हमारा साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस मनोविश्लेषणवाद। तो जो फादर है साइको एनालिसिस के वो है सिगमंड फ्राइड, और इन्होंने जो है 3 स्टेट्स ऑफ माइंड दिए थे जो थे अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस। अनकॉन्शियस को इड कहा जाता है, सबकॉन्शियस को ईगो और कॉन्शियस को सुपर ईगो।
इन्होंने जो है अनकॉन्शियस मेंटल प्रोसेस पे इन्फेसाइज किया है और ये कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द मेन कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड मेंटल डिसऑर्डर आर हिडन इन द अनकॉन्शियस माइंड, कि ज़्यादा जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं या फिर मेंटल डिसऑर्डर होते हैं वो उनका जो मेन रीज़न है वो है जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में छिपी हुई हमारी जो इच्छाएं होती हैं वो इनका कारण होती हैं। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था जो था लिबिडो का। लिबिडो को जो टर्म है इसका मीनिंग है कि इसके जो अंदर है वो सब व्यवहार आते हैं जिनका संबंध या तो लव या अफेक्शन इन सब से जिनका संबंध होता है वो लिबिडो के अंतर्गत आते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने दिया था ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। ऑडिपस जो कॉम्प्लेक्स है वो है अट्रैक्शन ऑफ बॉयज टुवर्ड्स हिज मदर, कि लड़के बालक का आकर्षण उसकी माँ की तरफ। और जो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है उसमें गर्ल का अट्रैक्शन होता है अपने फादर की तरफ। फिर इन्होंने इरोज का टर्म दिया था। इरोज का मतलब होता है लाइफ इंस्टिंक्ट। ये जुड़ा हुआ है जो हमारी बेसिक नीड्स हैं उनसे जुड़ा हुआ है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, लव, अफेक्शन, ये सब हो गए, ये उससे जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा थैनाटोस। थैनाटोस जो है वो है डेथ इंस्टिंक्ट। इसमें जो है व्यक्ति जो है वो घृणा, आक्रमण, विध्वंस इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है। इसमें व्यक्ति जो है जैसे हो गया ये स्मोकिंग करता है या फिर जो उसके हेल्थ को डिस्ट्रॉय करती हैं वो सब चीज़ें करता है। इसमें कुछ और साइकोलॉजिस्ट हैं जो हैं अल्फ्रेड एडलर और कार्ल जुंग, जिन्होंने साइको एनालिसिस को में कुछ चेंजेस करके इसे और आगे बढ़ाया था। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमनिस्टिक। ह्यूमनिस्टिक मतलब मानवतावादी। जो फादर ऑफ ह्यूमनिज्म है वो है कार्ल रोजर्स। और भी ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जो हैं मास्लो, अल्पोर्ट, रोजर्स, ये सब ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट के प्रवर्तक हैं। इन्होंने जो फोकस है वो क्या है, इंडिविजुअल पर्सनल ग्रोथ पे, फ्री विल पे और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे। ये मानते हैं कि जो मानव है उनका जो है खुद का जो है ग्रोथ होना चाहिए। जो जो ह्यूमनिज्म विचारधारा के व्यक्ति हैं वो व्यक्तित्व के महत्व को स्वीकार करते हुए स्वतंत्र इच्छा या फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस या फिर ह्यूमंस जो वैल्यूज़ होते हैं उसके अस्तित्व पे जो है जोर डालते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉग्निटिव संज्ञानवाद। जो फादर ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी है वो है उल्रिक नीजर। ये जो है मतलब जो कॉग्निटिव है साइकोलॉजिस्ट हैं वो फोकस करते हैं मेंटल प्रोसेस पे जो कि पर्सन के बिहेवियर को अफेक्ट करता है। अफेक्ट करता है कैसे मनुष्य सोचता है, कैसे वो लैंग्वेज को इस्तेमाल करता है, कैसे वो इन्फॉर्मेशन को अटेंड करता है, जो भी उसके पास इन्फॉर्मेशन है, कैसे इन्वायरमेंट को ग्रैप्स करता है, ये सब इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है हमारा कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म मीन्स रचनावाद। तो जो रचनावादी हैं ये इनका मानना है कि ह्यूमन नॉलेज एंड लर्निंग इज एक्टिवली कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर, कि लर्नर जो है वो स्वयं ही जो है जो नॉलेज है उसको और अधिगम है उसको कंस्ट्रक्ट करता है। और जो कंस्ट्रक्टिविस्ट की जो फर्स्ट थ्योरी है वो जीन पियाजे ने दी थी। और इनका मानना था कि ह्यूमन क्रिएट नॉलेज थ्रू द इंटरेक्शन बिटवीन देयर एक्सपीरियंसेस एंड आइडियाज़। अपने एक्सपीरियंसेस और आइडियाज़ के अनुसार ही जो है ह्यूमन जो है नॉलेज को क्रिएट करता है, इसमें एनवायरनमेंट का कोई रोल नहीं रहता। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और थैंक यू।